नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और आपका फेवरेट शो पूछता इंडिया। शो में बात होगी गणेश उत्सव के दौरान जो हमले हुए गणेश उत्सव जुलूस पर, जिस तरह से निशाना बनाया गया गणेश उत्सव को। देश के कई हिस्सों से लगातार यह खबर आ रही है दर्शकों, धार्मिक जुलूस और आयोजनों को निशाना बनाया जा रहा है। यह बहुत गंभीर विषय है, बहुत सीरियस मैटर है इस देश के अमन चैन के लिहाज से। समझने की कोशिश कीजिए। माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रची जा रही है। क्या आज से पहले ऐसा कभी होता था? मैं पिछले 1-2 साल की बात नहीं कर रहा, आप पिछले 5-6 साल पहले चले जाइए। पूरे देश में धूमधाम से गणपति महोत्सव मनाया जाता था, लेकिन इस बार महोत्सव के दौरान कई राज्यों से हिंसा की घटनाएं सामने आई। उंगलियों पे गिनवा सकता हूं मैं आपको। सूरत, कच्छ, मांड्या, औरंगाबाद, महोबा, ये वो शहर हैं, भीलवाड़ा, जहां पर गणेश पंडाल और गणेश प्रतिमा पर हमले हुए। तो मैं पूछना चाहता हूं आज ये कि कौन है ये अमन के दुश्मन जो देश के अंदर पाकिस्तान और सीरिया जैसे हालात बनाना चाहते हैं। यह पहली बार नहीं है जब गणपति महोत्सव या इस तरह के हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया गया। पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ विशेष समुदाय द्वारा इस तरह के त्योहारों पर हमले बढ़े हैं। 2022 में महाराष्ट्र में कामठीपुरा में गणेश मूर्ति पर अंडे फेंके गए, जिसके बाद हिंदू पक्ष में भारी आक्रोश फैल गया। गुजरात के वडोदरा में भी गणपति जुलूस पर इस्लामिक चरमपंथियों पर हमले का आरोप लगा। इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आज इन घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर, इस देश के अमन को खतरे में डालने वालों पर ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बननी चाहिए, जो देश की जनभावना से खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, इस देश की राजनीति का दूसरा पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं। इन मामलों में अभी तक किसी भी बड़े मुस्लिम धार्मिक नेता, मौलाना या किसी भी तरह से कोई फतवा नहीं आया है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि भाई इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। सौहार्द का माहौल बना रहना चाहिए, अमन का माहौल बना रहना चाहिए। इस देश की राजनीति से किसी सेक्युलर राजनेता की तरफ से कोई खेद या रिएक्शन नहीं दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, आखिर किसके इशारे पर इस देश के मिजाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? मेरा सवाल यह, क्या प्रशासनिक लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार है? क्यों नहीं चौकन्नी रहती है पुलिस या प्रशासन? चुनाव से पहले पत्थरबाजी आपसी रंजिश है या फिर सियासी साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि शहर शहर अमन में खलल का जिम्मेदार कौन है? इसी पर बड़ी डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र की दो अलग अलग जगह बुल्ढाना और भिवंडी की हैं। दोनों ही तस्वीरों में गणेश विसर्जन के जुलूस में जमकर हंगामा हुआ। कहीं लाठी चली तो कहीं पत्थरबाजी हुई। दोनों ही जगहों पर हंगामे में 2 समुदाय शामिल थे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से आई इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, कैसे एक दूसरे पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। गणेश विसर्जन को लेकर हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर धार्मिक आयोजन में 2 समुदाय क्यों इस तरह का हंगामा खड़ा करते हैं? पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं भिवंडी से तस्वीरों में भी आपको हंगामा ही दिख रहा है। यहां भी विसर्जन के जुलूस में जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी। देश में धार्मिक जुलूसों में हो रही इन घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के हर राज्य में इस समय धार्मिक महोत्सव हो रहे हैं।
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी धार्मिक महोत्सव चरम पर हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। ये हम नहीं, खुद मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया कि उन्होंने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूस को बहुत बेहतरीन अंदाज में निकलने की व्यवस्था की। अगर समाजवादी पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में होती तो आज कई शहरों में कर्फ्यू लगा होता, हालात कंट्रोल से बाहर होते, मगर जिला इंतजामिया ने, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। जुलूस मोहम्मदी शान और शौकत के साथ निकला और इससे पहले मुहर्रम के जुलूस भी बहुत अच्छे अंदाज में निकले, कहीं किसी को कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासनिक लापरवाही या राजनीतिक मजबूरी की वजह से इस तरह की घटनाएं देश भर में हो रही हैं? ये सवाल इसलिए भी और ज्यादा लाजमी हो गया है कि क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं। आज पूछता है इंडिया में, हम इस पर चर्चा और बड़ी बहस कर रहे हैं। डिबेट में हिस्सा लेने के लिए मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय गुप्ता, नेता शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशीबेन शाह, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी, नेता AIMIM हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद जवाद थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। राजनीतिक विश्लेषक रामकुमार पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सौरभ दुबे आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्या हो रहा है ये देश में? मैंने अभी खबर दिखाई, मैंने अभी उन शहरों के नाम बताए। इससे पहले तो गणेश उत्सव पर इस तरह से सिलसिलेवार तरीके से किसी भी साल में इतने हमले नहीं हुए। छिटपुट घटनाएं आती थी सामने, लेकिन इस बार तो दर्जन से ज्यादा घटनाएं सामने हैं। देखिए, कुल मिलाकर के ये जो उपद्रवी लोग हैं, शरारती तत्व हैं, कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये उपद्रवी जो लोग हैं, शरारती तत्व हैं, ये समाज में जो है वो तो समाज को तोड़ने का प्रयास लगातार जो है किसी न किसी घटना के माध्यम से कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से हम देखते हैं, कभी राम नवमी का जुलूस निकलता है, उस पर पथराव करने लगते हैं। जब देखते हैं कि नवरात्रों में पथराव करने लगते हैं, अभी देख रहे हैं गणेश जी का जो उत्सव चल रहा है उसमें पथराव करने लगते हैं। इसका देखिए मुख्य रूप से जो कारण है ना, मुख्य रूप से कारण जो है कट्टरपंथी विचारधारा के वो इस्लामिक प्रवचन देने वाले लोग हैं, जो कभी भी अपने समाज को एक अच्छा सुझाव नहीं देते कि भैया पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, देश की तरक्की में अपना योगदान करो। ऐसा न बयान न देने वाले मौलाना कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग जो है उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, और अभी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो भी इस समय उसका पूरा मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई है। भैया आप इस देश को क्या बनाना चाहते हो? लीबिया, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान चाहते क्या हो आप लोग? जो है इस देश के अंदर जो एक देश जो है लोकतांत्रिक देश है, जहां पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। आप कह रहे हैं इसकी मुख्य वजह इस्लामिक तुष्टीकरण है? इसकी मुख्य वजह राजनीति ही है। ये जो शरारती तत्व हैं, इन पर 1 मिनट में लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन ये जो है शरारती तत्व को जो संरक्षण देने वाली राजनीतिक पार्टियां तुरंत आ जाती हैं कि भैया ये तो मुस्लिम है, अगर ये कर रहा है तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो। यही चीजें अगर समाज के अंदर, यहां पर देखिए दानिश कुरैशी जी भी बैठे हुए हैं, वो इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन आप उनके मुंह से एक बार भी सुनेंगे, यहाँ पर देखिए उनसे पूछिएगा एक बार भी कि क्या आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कभी भी एक बयान ऐसे संजय गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास जी, उनके पक्ष में जो रखा हो, बिल्कुल पक्ष में दिया और नहीं दिया। वो हमेशा से हिंदुओं को टारगेट करते दानिश कुरैशी जी, आदित्यनाथ को टारगेट क्यों ऐसा नहीं होता है कि गणेश उत्सव या किसी बड़े हिंदू त्योहार से पहले ओवैसी जी जैसे किसी बड़े नेता का कोई बयान आए सार्वजनिक की सौहार्द से किसी भी त्योहार को मनाएं, किसी दूसरे धर्म को ना उकसाएं, किसी दूसरे धर्म को परेशान ना करें, उनको उनका त्योहार मनाने दें? इस तरह की एक अपील क्यों नहीं सुनने को मिलती है? और इतनी घटनाओं के बाद भी अभी तक एक बयान सामने नहीं आया, जबकि मुझे तो लगता है कि ओवैसी जी हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। मैं आपको एक बात समझाऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि ओवैसी साहब तो अपनी बाहर मुद्दे पे अपनी बात पे रखते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि प्रदेश के गृह मंत्री जब आके निकल के बाहर आते हैं
और उनके जाने के बाद ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि सुबह के पहली की किरण के साथ में लोगों को उठा दिया जाएगा। तो उसके बाद आनन फानन में पुलिस जो है किसी को भी उठाती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक और मेयर निकल के आते हैं और वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को छोड़ने में नहीं आएगा। तो वो राजनीतिक लोग नहीं है, शायद वो धार्मिक लोग हैं सौरभ दुबे जी के मुताबिक। अब सवाल ये है कि ग्रुप मंत्री जब ये कह के निकल जाते हैं कि भाई सुबह की पहली किरण के साथ गिरफ्तारियां हो जाएगी, उसके बाद होता यह है कि वह दंगा मचाते हैं। उन दंगाइयों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मानो कि किसी बिल्डिंग में जैसे टेररिस्ट बसे हो, इस तरह से सूरत के अंदर में बाकायदा कटर बुला के कटिंग की जाती है, लाइट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जाता है और अंदर वो हंगामा मचाया जाता है कि बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी, 27 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिसकी कि कोई परमिशन ली नहीं जाती। सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस जाती है तो ये समझ में नहीं आता कि पुलिस वाले असली हैं या नकली है। अब मुझे ये बताइए कुरैशी जी, दिक्कत कहां पे है? दिक्कत कहां पे है? दिक्कत यहां पे है कि भाई कार्रवाई करें तो दिक्कत कि भाई परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेलने की बारी शुरू हो जाती है। कार्रवाई ना करे तो दिक्कत कि भाई आप एक्शन तो लीजिए, आप एक्शन लीजिए ना, आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? प्रशासन लापरवाही क्यों करता है? प्रशासन गिरफ्तार करे तो चित भी मेरी और पट भी मेरा। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना कुरैशी जी। अब पुलिस एक्शन ले रही है, जांच कर रही है तो करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर चाहिए तो मैं आपको वीडियो दे दूं कि सूरत में जिस जगह हंगामा हुआ था वो पुलिस चौकी से तो 10 मीटर भी नहीं है, 10 मीटर भी, और वहां दंगा मचा रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब पुलिस की जब गृह मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के और वहां के लोकल उसके मेयर जो हैं शहर के, वो जब इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमानों को छोड़ा नहीं जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, तो फिर ये क्या मैसेज है भाई? ये पुलिस का काम, ये पुलिस का काम है। फिर मैं सुशीबेन शाह से इसका रिएक्शन ले रहा हूं, लेकिन आप तो सिर्फ सूरत की बात कर रहे हैं। क्या हुआ है इस देश में? इस देश में जो हो रहा है उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूं तमाम पैनलिस्ट से, आप कच्छ की बात क्यों नहीं करते? आप मांड्या की बात क्यों नहीं करते? आप औरंगाबाद की बात क्यों नहीं करते? बिहार की आप महोबा की बात क्यों नहीं करते? आप भीलवाड़ा राजस्थान की बात क्यों नहीं करते? आप बरेली की बात क्यों नहीं करते? और आज जो 2 घटनाएं सामने आई हैं भिवंडी से और बुल्ढाना से, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? सुशीबेन शाह इन तमाम शहरों की बात क्यों नहीं करता कोई देश में? मुझे ये कहना चाहती हूँ, सबको नमस्कार और आप सभी को मेरा नमस्ते, पैनलिस्ट को और आपके श्रोताओं को भी। भारत यानी गंगा जमनी तहजीब है और कई सालों से यहाँ हम गणेशोत्सव मनाते हैं महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र की बात करूंगी। कल जब हम चौपाटी गए थे, लाखों की संख्या में लोग थे। आप सभी जानते हैं लाल बागच्या राजाची का लास्ट दर आरती कोई करता है तो मोहम्मद अली रोड में होती है और बड़े शानो शौकत से हम राजा को विदाई करते हैं। इसी तरह भिवंडी में भी हिंदुस्तानी मस्जिद करके वहां एक मस्जिद है जहां हमेशा सालों दर साल गणपति बापा की पूजा होती है। और जब पूजा हो रही थी, जब आरती हो रही थी, तब दंगाइयों ने पथराव किया। व्हाट इज अ मूट क्वेश्चन? सही प्रश्न क्या होना चाहिए कि क्यों अभी ही ये जो चुनिंदा लोग हैं माइनॉरिटीज के पथराव कर रहे हैं, आज तक क्यों नहीं हुआ? क्या क्योंकि लोकसभा के चुनाव इस तरह से गए हैं इसलिए हो रहा है? उनको राजनीतिक आदेश दिया गया है, उनको राजनीतिक प्रोटेक्शन है। मैं आह्वान करना चाहूंगी सारे जो पैनलिस्ट हैं, हम सब की जवाबदारी है लॉ एंड ऑर्डर। हम सब की जवाबदारी है कि हमारे भारत देश में ध्रुवीकरण न हो, स्पेशली ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। क्या हम राजनीतिक होके हम इतना भी नहीं कर सकते? मैं सवाल पूछना चाहूंगी। मेरे भाई बोल रहे थे कि किसी का घर तोड़ दिया, किसी की इलेक्ट्रिसिटी काट दी। भैया, वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक। लॉ एंड ऑर्डर से हमारा काम चलता है। जो आपने गलत किया है तो आप डरते क्यों हैं? आप गलत किया हो तो डरते क्यों हैं? न्याय जरूर होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि भैया, ये जो राजकीय ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, चौकन ना रहिए। ये जो हमारी सरकार, महाराष्ट्र का देख लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नामदार एकनाथ राव शिंदे जी ने कहा था कि ये हम जो गणपति उत्सव मना रहे हैं पीसफुल मैनर से, सब साथ मिल के मना रहे हैं, और ऐसा ही हुआ।
मुंबई में, लेकिन थाना में लोग जानते हैं, जो भिवंडी में 80% मुस्लिम्स हैं, उनको उकसाया गया, उनको राजनीतिक प्रोटेक्शन दिया गया, इसलिए वाकया हुआ है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मेरे भारतीय भाई और बहनों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रहते हैं, हमारी गंगा जमनी तहजीब है, और हर पार्टी का दायित्व बनता है, ठीक है, हर पार्टी का दायित्व बनता है कि साथ में रह के हम ये संजय गुप्ता जी कौन अपीजमेंट कर रहा है? संजय गुप्ता जी कौन अपीजमेंट कर रहा है? और एक बात तो सुशीबेन शाह जो कह रही गंगा जमनी तहजीब और जो अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं सुशीबेन से ये पूछना चाहूंगा, सुशीबेन आप ये बताइए, इस देश में अपीजमेंट 1947 में नहीं हुआ था क्या? इस देश में अपीजमेंट उसके बाद नहीं हुआ क्या? इस देश में वक्फ बोर्ड जब बना तब अपीजमेंट नहीं हुआ क्या? इस देश में two wrongs don't make a right। इस देश में कब कब अपीजमेंट नहीं हुआ? इस देश में तो हर सरकार के दरमियान ही अपीजमेंट का दौर देखने को मिला। महाराष्ट्र में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र एक पुरोगामी हिंदू एक आंबेडकरवादी, शाहू फुले आंबेडकरवादी की मानते हैं, और वहां मुझे मेरे भाई ओबीटी के भी अग्री करेंगे कि ऐसा दंगाई बहुत कम, नहीं के बराबर। संजय गुप्ता जी जल्दी इसका रिस्पॉन्ड करेंगे जी। क्यों हुई इस बार क्यों हुई संजय गुप्ता जी? राजनीति बोलिए ना, इस बार क्यों हुई? महाराष्ट्र को कौन सुलगा रहा है संजय गुप्ता जी? महाराष्ट्र में तो इलेक्शंस होने वाले हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट एक माइनॉरिटी को दिया गया, एक पॉलिटिकल पार्टी ने। मेरे भाई उसका जवाब दे, क्यों नहीं भिवंडी कि जहां 80% मुस्लिम्स हैं? किस तरह का आरोप है ये आपके? जवाब दीजिए ना संजय गुप्ता जी, आरोप तो आरोप होते हैं ना, जवाब तो फिर देना पड़ेगा ना, जवाब दीजिए ना प्लीज। मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ कि मतलब अपनी प्रशासनिक नाकामी को छुपाने के लिए ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर, पक्ष पर इसी तरह के आरोप लगाएंगे? मतलब आपकी स्टेट के अंदर शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई तो आप इसमें भी षड्यंत्र बताएंगे, माफी भी मांगेंगे, षड्यंत्र भी बताएंगे। मान लिया कि अपोलॉजी की थी, नहीं तो मतलब अब ये जो दंगा हो गया, गणेश जी की मूर्ति खंडित हो गई, इसमें भी आपको हम ही षड्यंत्रकारी नजर आते हैं? आपको अपनी प्रशासनिक व्यवस्था फेल नजर नहीं आती कि मतलब होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? अच्छा, मतलब तो फिर आप सरकार में किस लिए हैं? फिर आपके होम मिनिस्टर किस लिए हैं? चीफ मिनिस्टर किस लिए हैं? फिर आपको सपोर्ट करते हैं। नहीं मतलब आप क्या कर रहे हैं फिर? अगर आप इस तरह के दंगे रोक नहीं सकते तो फिर तो आपको सरकार में रहना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह के दंगों को रोक नहीं सकते, अगर अपोजिशन पार्टी के अंदर इतनी बात रह गई कि आज अब वो इस तरह के दंगे कराएंगे, मतलब आपको ऐसा लगता है कि गणेश मूर्ति को खंडित कराएंगे? भिवंडी में ही हुआ। किस तरह की सोच, क्यों भिवंडी में ही हुआ? ये कोई बात हुई कि मतलब किसी स्टेट के अंदर किसी एक जगह पे हो जाएगा तो आप ये कहोगे कि यहीं क्यों हुआ? नहीं, देखिए ये सोच बड़ी गलत है। और जहां आपकी नाकामी होती है, जहां आपके पास कोई मतलब नकूना होता है, वहां तो आप माफी मांग लेते हैं, जहां कोई नकूना नहीं होता वहां विपक्ष पर आप आरोप लगाते हैं अपनी प्रशासनिक नाकामी को। तो और ये किसकी गलती है? और ये जो हुआ ये किसकी गलती है? क्या आपका प्रशासनिक फेलियर नहीं है ये? बिल्कुल। आप किस जब सरकार में इतने किस लिए सालों से जो मस्जिद पर आरती होती है, इतने सालों से ये पहली बार हुआ है कि लोगों ने भीड़ को उकसाया, और तब जाके ये कांड हुआ। किसी भी किस्म की घटना नहीं है कि लोगों ने भीड़ को उकसाया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब किन लोगों ने उसको भीड़ को उकसाया? क्या आप पथराव करें? इतने साल में मतलब क्यों पहली बार? देखिए बहुत ही गलत बात है। जिस मैं वक्त पूछना चाहूंगी, जब लोगों का जब कोई ऐसा व्यक्ति होम मिनिस्टर बन जाए जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो, तो उसके प्रशासन में इसी तरह की व्यवस्थाएं होंगी। मुस्लिम कि किस भी उलेमा ने उसको कंडेम किया? क्या यूबीटी ने कंडेम किया? मैं पूछना चाहूंगी, किसी ने भी मतलब इसमें कौन सा ऐसा हिंदू है जो इस चीज को साहब, कंडेम करेगा? ये पॉलिटिक्स से ऊपर, पॉलिटिक्स से भी थोड़ा और ऊपर जाना होगा। सुशीबेन, ये संजय गुप्ता जी आपको शिवसेना के हैं जो हिंदुओं के हित की बात करते थे, आज आप इसमें पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आपको तो कहना चाहिए था कि भाई इस मामले में जांच होकर इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस मामले को खुद आपको सड़क पर उतरकर इसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन संजय गुप्ता जी इतनी खामोशी किस बात को लेकर है? देखिए इनका प्रशासन फेल है। आज एक ऐसा व्यक्ति होम मिनिस्टर है जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, और जो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, इसलिए जो है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में। ठीक है, मैं रामकुमार पाल जी के पास आ रहा हूं। जी रामकुमार पाल जी, महाराष्ट्र की सियासी मजबूरी आप देख लीजिए,
और मुझे लगता है संजय जी जिस भाषा में आज बात कर रहे हैं, इससे 20 साल पहले की शिवसेना होती तो आज उनकी भाषा क्या होती हम सभी जानते हैं। रामकुमार पाल जी, उसका रशीदी जी आपके पास आ रहा हूं और सैयद जवाद आपके पास आ रहा हूं। दानिश भाई ने शुरुआत की थी आपके सारे मुद्दों को छोड़कर, तो मैं उसी पे जवाब देना चाहूंगा कि दानिश भाई को ये नजर नहीं आया कि सूरत में पहले पथराव हुआ, बाद में गृह मंत्री वहां पहुंचे थे। पहले आप पत्थर मार लोगे, पहले आप घटना कर लोगे, उसके बाद प्रत्युत्तर तक इनको सुनना नहीं है, संविधान की कार्रवाई भी इनको करना नहीं है। इस तरह से चलता है क्या? यही आप चाहते हो क्या? ये तो सेम वो गोधरा कांड जैसे हो गया, ट्रेन किसने जलाई उस पर बात नहीं करेंगे, बाद में दंगे हुए उसी पे बात करेंगे। दानिश जी ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। इसमें अगर इस्लाम धर्म के लोग चाहे तो सरकार की कठपुतली नहीं बन सकते, ये बिल्कुल कठपुतली नहीं बन सकते। ये इतनी आर्थिक स्थिति से मजबूत है इस्लाम मुस्लिम धर्म, ले जैसे वक्फ बोर्ड है, हलाल है, या तो आपके मौलाना आजाद बोर्ड है, अगर ये सही पैसे, इनके खुद के जकात के पैसे अगर ये खुद खर्च करके बनाए तो ये मुस्लिम धर्म बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना सकता है। लेकिन ये राजनेता और कठपुतली में खेलने वाले चाहते नहीं है ये, इनको किसी सरकार की भी मदद की जरूरत नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग है ये। लेकिन 200 मुअत्तली के हाथ में बड़े बड़े बोर्ड दे दिए। ये हमारे मुस्लिम भाइयों को अपने वोट की राजनीति में खिलाना, डुलाना, लटकाना, भटकाना ही चाहते हैं। आज बताइए, जितना वक्फ बोर्ड को भाड़ा आ रहा है, किसी भी समुदाय को आता है क्या? आज 4 लाख मंदिरों से 2 लाख करोड़ रुपया आज इंडोमेंट एक्ट के तहत भारत सरकार लेती है कि नहीं लेती है? जी ठीक है, रशीदी जी के पास आ रहा हूं। हमारा वो पैसा, अगर वही पैसा हमारे लोगों में यूज होता, हमारे काम आता, इनके जकात के पैसे, इनके हलाल के पैसे, इनके वक्फ बोर्ड के पैसे, इनकी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, हॉस्पिटल में लगते, तो आज क्या से क्या देश बन सकता है। लेकिन नहीं, राजनेता की नीयत खराब है। ठीक है, क्या मुसलमान पॉलिटिकल टूल बन गया है रशीदी जी, या जो हो रहा है वो सामाजिक ताना माना बिगड़ गया, उसका असर देखा जा रहा है? देखिए, हम जिस बात का रोना रोते हैं कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया, आज ये हाल हो गया, आज वो हाल हो गया, यहाँ पथराव हो गया, वहाँ पथराव हो गया, इस पर तो हम बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन हम इस पर डिबेट नहीं करते कि ये हुआ क्यों है, किया किसने है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इस पर हम बात ही नहीं करते। बस एक समुदाय को टारगेट कर देते हैं, मुसलमान ने कर दिया, एक समुदाय को टारगेट कर देते हैं, उसने कर दिया, मुसलमान ने कर दिया। मुसलमान ही करता है हर जगह सब कुछ। अगर देश में कहीं भी विद्रोह होता है, कहीं भी दहशतगर्दी होती है, कहीं भी बुरा होता है, तो मुसलमान करता है। ये एक ऐसा संबल बन गया है कि हर कोई उठता है और मुसलमान को लेके बात करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी पालम में एक जुलूस के दौरान क्या क्या कुछ हुआ है, देखा है सबने, वो वीडियो पब्लिक है। मुसलमानों की दुकानों को किस तरह लूटा गया। अगर पुलिस और प्रशासन वहां नहीं होता तो मुसलमान की एक भी दुकान नहीं बचती। इस पर आप डिबेट नहीं करोगे। संजौली मस्जिद को लेकर जिस तरह से कई मस्जिद तोड़ने के लिए निकल गए, आप उन पर बात नहीं करोगे। ना वो देशद्रोही हैं, ना वो आतंकवादी हैं, वो बिल्कुल दूध के धुले हैं। मंडी में जिस तरह हुआ, कई हजार लोग निकल गए मस्जिद को तोड़ने के लिए, उस पर आप बात नहीं करोगे, वो सब दूध के धुले हैं। मस्जिद तोड़ने कौन अभी निकला? बाड़मेर में सुनिए, शांति रखिए। बाड़मेर में वायरल हो रहा है, वो लोग खाना खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं, खाने के बाद मस्जिद को तोड़ने आए हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो आतंकवादी नहीं, वो दहशतगर्द नहीं है। एक इसमें गणेश चतुर्थी के तो गणेश चतुर्थी पर हमला करने वाले लोग आतंकवादी है, ये मानते हैं? आपको शर्म नहीं आती जी? ऐसी बातों पर डिबेट करने में क्यों नहीं करते डिबेट आप? इस बात क्यों नहीं करा हमने डिबेट? और आप बताइए संजौली में क्या हुआ? आप संजौली की वकालत कर रहे हैं, सिर्फ त्राव नजर आता है। संजौली की वकालत कर रहे हैं। मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं, खुले लफ्जों में गालियां दी जाती हैं। कमेटी ने खुद कहा कि हम अवैध निर्माण गिराने के लिए तैयार हैं। चुप रहो, सुनो पहले। संजौली में मस्जिद कमेटी ने खुद कहा कि हम अवैध निर्माण गिराने के लिए तैयार हैं। सुनने की हिम्मत रखो। बंद कीजिए साजिद रशीदी यहाँ पर बैठकर, और दूसरा विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। दोनों काम बंद कीजिए, पहला झूठ बोलना और दूसरा विक्टिम कार्ड खेलना। मैं आपको बहुत एहतराम से ये बात बोल रहा हूँ, बाद में आयो, सुनो मेरी, मैं आपको बहुत एहतराम से बोल रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ,
सूरत में क्या हुआ, सच बोलने भिवंडी में क्या हुआ, बुल्ढाना में क्या हुआ, कच्छ में क्या हुआ, मंड्या में क्या हुआ, औरंगाबाद में क्या हुआ, महोबा में क्या हुआ, भीलवाड़ा में क्या हुआ, बरेली में क्या हुआ। सुनो, आपने तो 3 नाम गिनाए, मैंने 12 नाम गिनवा दिए आपको यहाँ पर। क्योंकि आपकी और कोई भी और कोई भी, और आपको पता है संजौली मस्जिद में हंगामा क्यों हुआ था? आपकी जो आपको पता है संजौली मस्जिद में हंगामा क्यों हुआ था? और जो आपको पता है संजौली मस्जिद का बैकग्राउंड क्या है? जर्नलिज्म है, आप अब मेरे जर्नलिज्म में फिरोगे, आपका सॉफ्ट टारगेट शुरू, आपका रोना गाना शुरू, आपका रोना गाना शुरू लगेंगी, आपका रोना गाना शुरू लगेगी, आपको सॉफ्ट। मुझे मिर्ची नहीं, मिर्ची आपको लगती है। गणेश उत्सव पर हमले हुए सवाल पूछो तो मिर्ची आपको लगेगी। गणेश उत्सव को निशाना क्यों बनाया गया भाई, ये सवाल पूछो तो मिर्ची आपको लगेगी। मैंने बोला कि मुसलमानों ने गणेश उत्सव को निशाना बनाया है, आपके अंदर मैंने बोला कि क्यों निशाना बनाया जा रहा है, कौन देश का माहौल खराब कर रहा है? आपको मिर्ची लग रही है, आप कह रहे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जैसे लोग हैं जो नफरत आप लोग जानबूझकर मुसलमानों को आगे रखते हैं ताकि आपकी राजनीति चमके। फैलाने की वजह से ये होता है। मैं आपसे इस तरह की डिबेट में 1 to 1 नहीं आना चाहता हूं रशीदी जी, मेरे को दीजिएगा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर सौरभ दुबे आपको जवाब देंगे। आपको ये कहना चाहिए, सैयद जवाद हमारे साथ है, सैयद जवाद के बाद पहले जाऊंगा। रशीदी, आपको ये कहना चाहिए, आप जर्नलिस्ट हो, आपको ये कहना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर इसको खुद देखेगा। आप कौन होते हैं इस पे फैसला देने वाले भाई? मैंने तो कोई फैसला नहीं दिया भाई साहब। कर रहा है कि हिंदू कर रहा है, मैंने तो कोई फैसला नहीं दिया। आप मुझे कोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे फिर बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा। मैंने तो कोई फैसला नहीं दिया। आप उनके ट्रैप में क्यों आ रहे हैं? मैं कोई ट्रैप में नहीं आ रहा। एक सेकंड, मैं जानता हूं मुझे डिबेट कैसे करनी है, मैं जानता हूं मुझे डिबेट करना। शर्म नहीं आती इस जर्नलिज्म शर्म आपको आना चाहिए, क्योंकि आप इस पूरे मसले को एक तरफा तरीके से देख रहे हैं। ये कौन रशीदी जी, है? ये शर्म आपको आनी चाहिए। मैं सैयद जवाद के पास जा रहा हूं। एक सेकंड, हम यहाँ ये तय करने के लिए नहीं बैठे हैं किसने हमला किया किसने नहीं किया, क्यों गणेश उत्सव को निशाना बनाया गया, सवाल इस बात का है। सैयद जवाद के बाद आ रहा हूँ, बहुत देर से वेट करें। 26 हो गया। सैयद जवाद, मैं एक सेकंड सैयद जवाद और मौलाना का एक साथ जवाब दे दीजिएगा। सैयद जवाद को बोल लीजिए प्लीज। सैयद जवाद जी, सवाल पूछिए आप। अब गणेश उत्सव पर हमले हुए तो भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैंने बोला कोई मुसलमान ने हमला किया है? ये विवेक भाई क्या है, मैं काफी से आपके और संजौली मस्जिद का मुद्दा उठा, तब भी मैंने आपको बताया, आपके चैनल पे आया तो कहा था कि 4 राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं और 4 राज्य के चुनाव को अगर आप गौर से देखेंगे तो डे बाय डे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जिससे आपसी माहौल खराब करने की कोशिश करी जाती है और किससे फायदा होता है। और सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे क्या तवक्को करेंगे विवेक भाई? क्या तवक्को करी जाए? पुलिस प्रशासन से क्या कहा जाए जब सरकार ही ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है कि नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दी जा रही, तो फिर तवक्को किससे करी जाए? कोई महाराष्ट्र से उठकर कह रहा है कि राहुल गांधी जी की जबान काट लो, कोई कह रहा है भाजपा का नेता कि राहुल गांधी जी का हश्र वही करा जाएगा जो उनकी दादी का करा गया था। ये हाल है देश का साहब, और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस चीज की आड़ लेती है और उनके प्रोपेगेंडा मशीन इस चीज की आड़ लेती है कि हिंदू मुसलमान के दंगे को और कहीं पर भी चिंगारी लगा करके जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश करो। इससे पहले हरियाणा के अंदर भी घटना हुई थी, आपको याद है लिंचिंग की। अच्छा मुझे बताइए, आपने कहा कि चुनाव है, आपने कहा कि भाई चुनाव है, अब दिल्ली के त्रिलोकपुरी में क्या हुआ? गणेश विसर्जन करके लौट रही भीड़ पर त्रिलोकपुरी में हमला कर दिया गया। अब दिल्ली के कौन से इलेक्शन अनाउंस हो गए भाई साहब? बताइए, अब आप बताइए जो 56 इंच का सीना करने का दम भरते थे गृह मंत्री जी करते थे, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन किसकी गलती है? अच्छा तो सूरत में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो दानिश कुरैशी रो तो रहे हैं। सूरत में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि भाई साहब जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। सुबह 3 बजे उठा लिया गया, तो अब एक्शन हो तो फिर विक्टिम कार्ड, और जब एक्शन नहीं हो तो लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ। ये तो कमाल है भाई। सैयद जवाद, एक सेकंड विवेक भाई। हाँ, जब बंगाल के अंदर कोई घटना होती है तो ममता बनर्जी जिम्मेदार होती हैं, वहां पे कार्रवाई होती तो कहा जाता है हिंदुओं के ऊपर जानबूझ करके कार्रवाई कर रही, ठीक है। कहीं पर अगर हिमाचल के अंदर घटना होती है और कार्रवाई होती है तो विक्टिम कार्ड ये खेला जाता है कि अरे हिंदुओं पे कार्रवाई हो रही है। जो भी अपने हाथ में कानून लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन भाजपा के अंदर क्या होता है जहां पे भाजपा हिमाचल में संजौली में क्या हुआ? हिमाचल में संजौली में क्या हुआ?
क्या संजौली एक्शन में लिया ये वहां पर हुआ, कांग्रेस सरकार ने? सुनिए तो ये हुआ, सुन तो लीजिए, वही बता रहे, सबको पता, ये हुआ कि भाजपा के इशारे पे कुछ हिंदुत्ववादी संगठन आ गए। अच्छा, और वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। जी ठीक है, और वहां पे माहौल ये कमाल का विश्लेषण है सैयद जवाद। जहां पर कांग्रेस की सरकार, वहां पर भाजपा के गुंडे एक्टिव हो गए, और जहां पर बीजेपी की सरकार, वहां कम्युनल माहौल खराब किया जा रहा है। सौरभ दुबे आपको इस पर जवाब देंगे, उसके बाद मैं बाकी मेहमान को रुक रहा हूं। देखिए, अभी जो सैयद जवाद जी कह रहे हैं कि वहां पर कुछ हिंदू के कट्टरवादी हिंदू लोग आ गए या हिंदू संगठन के लोग आ गए। अरे भैया, ये हिंदू, यहाँ पर तो बहुसंख्यक हिंदू हैं। आप जब हिंदू आएगा अपने अधिकारों के लड़ने के लिए, जो जनता वहां पर लोकल रह रही है, अगर वो हिंदू वहां निकल करके आएंगे तो आप उनको बता देंगे हिंदूवादी संगठन से लोग आए। और जब आपके लोग पत्थर चलाएंगे तो कहेंगे कि नहीं नहीं, ये मुस्लिमों को, बेगुनाह मुस्लिमों को फंसाया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा था कि इस पैनल में आपको दो ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बहुत ही कट्टर विचारधारा के जो है और मौलाना लिखते हैं अपने आप को और फैलाते हैं नफरत का पैगाम फैलाते हैं। एक मौलाना तो एक्सपोज हो गए, एक मौलाना इसमें एक्सपोज हो गए। वो लगातार चैनल पे बैठ के ऐसे धमकी देते हैं जैसे ये देश जो है उन्हीं लोगों का है। वो ऐसे चिल्लाने का प्रयास करते हैं कि मालूम होता है कि सब चीज उन्होंने हाईजैक कर रखा है। सबसे बड़ी बात मैंने कही थी, कोई मौलाना कभी भी, कोई मौलाना कभी भी ये संदेश नहीं देता उन लोगों को जो पत्थरबाज होते हैं, जो पत्थर चलाते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो जुलूस के ऊपर जो है वो आक्रामक होकर के किसी भी तरह से वहां पर लड़ाई झगड़ा फसाद करवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को शांति का संदेश जो है देने वाला मौलाना यहाँ पर नहीं है। ये मौलाना वो लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि अरे भाई, तुम लोग बार-बार मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हो, और जब मुसलमानों को वहाँ पर पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसमें राजनीतिक पार्टी के दानिश जैसे जो हमारे प्रवक्ता जो है वो कहते हैं मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। यही मैं एक्सपोज करना चाहता था और यही एक्सपोज हो गया यहाँ पे। एक कट्टर मौलाना जो कट्टरता फैलाते हैं और दूसरा राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता जो लोग संरक्षण देते हैं, दोनों इस चैनल पे आपको यहाँ पर मिल गया देखने को। अरे भैया सुन लो, अभी आपको पूरा बोलना एक एक करके उनको रोकिए। सुशी बेन के पास जा रहा हूं, उसके बाद दानिश कुरैशी। 10 सेकंड। बोलिए। ये राहुल गांधी जी की जबान काटने की कलेजा बाहर आ जाएगा। भैया, मोदी को डंडा मारेंगे लोग, किसने बोला था? प्रधानमंत्री को बोलते हैं राहुल गांधी कि डंडे मारे जाएंगे। ये शब्दावली है, ये राहुल गांधी जी की शब्दावली थी। शर्म नहीं आती आपको? देश के प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि डंडे से मारा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को बोलते हैं एक कहना चाह रही है, एक जवाब एक करके। देखिए व्यूअर्स जानते हैं, मैं सीधी जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए दर्शक जानते हैं ये मैटर बहुत गंभीर है और वो लोग भी जानते हैं जो लोग इसके शिकार हुए हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है। प्लीज इसमें इस टॉपिक को डिरेल मत कीजिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, टॉपिक पर आइए और मुद्दों की बात कीजिए। सुशी बेन कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद रशीदी जी और से जवाद और संजय गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। सुशी बेन शायद आपका माइक चेक कीजिएगा एक बार, उसको अनम्यूट कीजिएगा। जी सुशी बेन, आपका माइक शायद म्यूट हो गया, अगर प्लीज चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से ये जो हरकत हुई है, क्यों यूबीटी ने उसका कंडेम नहीं किया? क्यों हमारे जो सईदे मौलाना बैठे हैं, क्यों उन्होंने कंडेम नहीं किया? एक बात जरूर है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि किसने किया, लेकिन वहां भिवंडी में 80% माइनॉरिटीज रहती हैं। सो वो सब जग जाहिर है, सब जानते हैं। तो इसीलिए किसकी जवाबदारी ज्यादा बनती है कि ये कहा जाए कि इट हैज टू बी कंडेम्ड। अभी सही गलत तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बात उनकी जबान काटने के बाद किसने कही मैडम? किसी और स्टेट में होता तो आप उससे रिजाइन मांग लेती। वापस आप तो आपने प्रधानमंत्री को कुछ कम कहा है? माफी मांगिए पहले आप प्रधानमंत्री को नहीं किया है। सही जवाब शायद आपको थोड़ा टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन हो गया है। गणपति विसर्जन पर हमले को लेकर आज डिबेट कर रहे हैं। प्लीज इस टॉपिक पर आइए। सुशीबेन शाह का जवाब आने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। सुशीबेन जल्दी से। कुछ डिबेट नहीं कर सकते, इसलिए डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। ये इनका स्टाइल है, गुमराह करना, डिरेल करना।
मैं आप टॉपिक पर आती हूँ। गणपति, और माफ करिएगा, गांधी जी की हत्या करने से पहले इसी तरीके की उनको धमकियां दी जाती थी। सर सैयद जवाद वेट कीजिए थोड़ा, सैयद जवाद वेट कीजिए, सैयद जवाद वेट कीजिए, थोड़ा सा आ रहा हूं आपके पास। सुशी बेन का जवाब पूरा होने दीजिए, रशीदी जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुशी बेन अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे यही कहना है सारे पैनलिस्ट को कि जो हुआ महाराष्ट्र में इतने सालों से गणपति उत्सव हो रहा है, आज के पहले कभी भी नहीं। जो भिवंडी में हुआ, सालों दर साल वहां जो हिंदुस्तानी मुस्लिम मस्जिद है वहां आरती होती है। क्यों इस बार चुनाव को लेकर तनाव है मैम? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, चुनाव को लेकर और राजनीति का सपोर्ट लेके उन्होंने उकसाया गया उनको। जहां 80% माइनॉरिटीज रहती है मेरे भाई, तुरंत कंडेम होना चाहिए। क्यों कंडेम नहीं हुआ? क्यों बोले नहीं? क्यों? रशीदी जी, ठीक है, रशीदी जी इस पर जवाब देंगे और इसके बाद संजय गुप्ता जी भी जवाब देंगे क्यों आप लोगों ने इसको कंडेम नहीं किया। रशीदी जी, देखिए हम तो हर तरह के आतंकवाद को कंडम करते आए हैं और कर रहे हैं, लेकिन हमारे कंडम करने को कोई सुनता नहीं है, डिबेट भी नहीं करते हमारे आतंकवाद के कंडम करने पर। ये डिबेट नहीं करते। जब चिल्लाया जाता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उस वक्त ये डिबेट नहीं करते। एक तो रशीदी जी को मेरे साथ वन-टू-वन लेकर आइए प्लीज, उसके बाद में संजय गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। अरे सुनो रशीदी जी, एक तो एंकर फोबिया, मीडिया फोबिया से बाहर निकलिए। आप एंकर फोबिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पहली बात तो ये। अरे सुनिए, आप थोड़ा सा एंकर फोबिया से बाहर आइए। बात सुनो, मेरी बात और बात मुद्दे की कीजिए। मुझे बोलने नहीं देते आप। बिल्कुल मैं आपको बोलने दे रहा हूं ना। आप उलझुल स्लोगन पढ़ने लगते हैं, फिर मैं आपको सुनाऊंगा सर तन से जुदा के नारे कहां लगे। सुनिए, फिर मैं बोलूंगा कन्हैया लाल का गला कहां रेता गया। फिर मैं 100 एग्जाम्पल और ऐसे यहां पर आपके सामने रखूंगा। झारखंड में एक लड़की को जिंदा क्यों जला दिया गया जब वो कमरे में सो रही थी? सबसे पहले उसको कंडम करने वाले हम थे। तो कीजिए ना सर। सबसे पहले कंडम करने वाले हम थे। रोजाना एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो रही है, आप कंडम नहीं कर सकते उसको। देश के प्रधानमंत्री ने कंडम नहीं किया, देश के गृह मंत्री ने कंडम नहीं किया, बीजेपी के किसी नेता ने कंडम नहीं किया। आप नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है आप लोगों में। एक नागरिक मरता है हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान का है वो नागरिक। एक तो ये नैरेटिव फैलाना बंद कीजिए कि किसमें हिम्मत है और किसमें हिम्मत नहीं है। हमें हिम्मत है तभी हम डिबेट कंडक्ट कराते हैं और तभी हम सबको बुलाकर इस पैनल पे डिबेट करते हैं। रशीदी जी, रोज एक मुसलमान मर रहा है गाय के नाम पर। और ये जो हमले हुए आपने मॉब लिंचिंग पर, और आप बताइए आज की तारीख में मैं आपको चैलेंज करता हूं। आपने हिम्मत की बात की, आपने कहा कि रोज एक मुसलमान मर रहा है लिंचिंग में। मैं आज की तारीख से लेकर पिछले 7 दिन की तारीख में आपसे पूछना चाहता हूं, 7 घटना आप अभी बताइए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं रशीदी जी, संडीले एक डिबेट बताओ। साजिद रशीदी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आज से लेकर पिछले 7 दिनों की 7 घटनाएं आप बताएंगे। आप ये झूठ नहीं बोलकर यहां से जा सकते हैं। मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। साजिद रशीदी, आप मुझे बताइए अभी से लेकर 7 घटनाएं बताइए। आप अभी से लेकर 7 घटनाएं बताइए पिछले 7 दिनों की, जिसमें 7 ऐसी घटनाएं हुई हो। 7 घटनाएं बताइए जो आज की तारीख से। खांसने से काम नहीं चलेगा, गला फाड़ने से कोई बात सच नहीं हो जाती। झूठ रहता है, सच सच होता है। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने डिबेट को। मॉब लिंचिंग पर आप मुझे बताइए अभी से लेकर पिछले 7 दिनों की 7 घटनाएं बताइए, और मैं आपको 7 दिनों की गणपति महोत्सव की 7 हमले की खबर सुनाता हूं। और मैं आपको 2020 से लेकर अभी तक गणपति हमले के तमाम डेटा दे सकता हूं। शर्म आपको आनी चाहिए आपकी जुबान में और आपकी जुबान में और आपकी जुबान में मैं आपको बताऊं कि आपको नजर नहीं आता है कि इस देश में क्या हो रहा है। मुसलमान के अलावा कुछ है ही नहीं। मैंने मुसलमान खाए नहीं। मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आप बताइए 7 दिन में पिछले 7 मॉब लिंचिंग की खबरें कौन सी हैं? 2 मिनट पिछले 7 दिन की 7 मॉब लिंचिंग की खबरें बताइए रशीदी जी। रशीदी जी के पास जवाब नहीं है मेरे सवाल का। रशीदी जी के पास सवाल का जवाब नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं रशीदी जी, चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, और मैं आपको अगले 15 मिनट का टाइम देता हूं। आप गूगल कीजिए, शायद गूगल आपके लिए निष्पक्ष होगा, या आप दूसरे वेबसाइट पर जाकर मुझे 7 घटनाएं पिछले 7 दिन की बताइए। खांसने से काम नहीं चलेगा, गला फाड़ के कोई झूठ बोले तो सच नहीं हो जाता है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, संजय गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। कमाल का नैरेटिव फैलाया जा रहा है संजय गुप्ता जी, और आप लोग भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है।
नहीं, देखिए, किसी भी तरह के पथराव का हम खंडन करते हैं। हमने कभी भी किसी भी तरह के पथराव का समर्थन नहीं किया है। सुश्री बहन जिस तरह से आरोप लगा रहे कि हमने खंडन नहीं किया, क्या हम गणेश मूर्ति विसर्जन पर किसी भी तरह के पथराव का समर्थन कर सकते हैं या उसमें कोई साजिश कर सकते हैं? कैसी बातें करती हैं आप और कैसी बातें सोचती हैं आप? हैं जी, किससे निकल गया है? आपकी जो ओरिजिनल शिवसेना जो हम हैं, जिस प्रकार हमने कंडेम किया, हमने प्रश्न उठाए, आप तो बैठे हैं कि आप देख लीजिए कि भिवंडी को, आपको यूपीटी को, माइनॉरिटीज के कितने मत पड़े हैं। कि हम असली है, ये किस तरह असली है? मूर्ति खंडित कैसे होगी फिर? आप क्यों शांत बैठे हैं? मूर्ति खंडित कैसे होगी फिर? सबसे ज्यादा मतदान आपको हुआ है, इसीलिए आप जीते। क्या बात कर रहे हैं आप? मुस्लिम लोगों क्या मतलब आप सरकार छोड़ दीजिए, हम ही संभाल लेंगे, हमारी शिव सैनिक संभाल लेंगे, आप छोड़ दीजिए, आप बना कर दीजिए अपनी पुलिस को कि इसमें इंतजाम जो है हम करने लग जाए अपने शिव सैनिकों से, तो हम कर लेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगी रशीदी भाई से कि भारतीय न्याय संहिता में पहली बार मॉब लिंचिंग को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है। यही सरकार ने, यही मोदी सरकार ने उसको एक ऑफेंस किया है, दैट कॉग्निजेबल। दानिश कुरैशी जी इस पर जवाब देंगे। नहीं करेंगे वो, रशीदी जी बात नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? दानिश कुरैशी जी, देश भारतीय न्याय संहिता से चलेगा, संविधान से चलेगा। इस देश में मॉब लिंचिंग को लेकर कानून भी बन गया है, लेकिन रशीदी कहेंगे कि रोज एक मुसलमान की लिंचिंग हो रही है। मैं डेटा मांग लूंगा तो अभी तक मुझ पर नाराज है। देखिए, अभी तक चिल्लाए जा रहे हैं बगैर बिना किसी बात के। मैं अगर डेटा मांग लूंगा कि 7 दिन का डेटा बता दीजिए, अभी तक चीख रहे हैं। कानून बनने के बाद अभी तक बात सुनने को तैयार नहीं, अभी तक वो गला फाड़ फाड़ के चीख रहे हैं। तो दानिश कुरैशी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि गणेश उत्सव शुरू होने से पहले से लेकर विसर्जन तक रोजाना हमले हुए। इसको लेकर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये देश सेक्युलर है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। देखिए, सुनिए मेरी बात। आप करके आप किसी और धर्म का अपमान करके दिखा दीजिए किसी भी मुल्क में। देखिए, सुनिए मेरी मुझे बता दीजिए, आप पाकिस्तान में ऐसा कर सकते हैं इश्निंदा, मुझे बता दीजिए अफगानिस्तान में ऐसा कर सकते हैं, बांग्लादेश में ऐसा कर सकते हैं, मुझे बता दीजिए सीरिया, इराक या कोई सा भी ऐसा मुल्क बता दीजिए ना दानिश कुरैशी जी, जहां पर बहुसंख्यकों का इस तरह से खुलेआम मजाक उड़ाया जाता हो, जहां बहुसंख्यकों के धर्म को लेकर इस तरह से बेइज्जती की जाती है, उनकी प्रतिमाओं को निशाना बनाया जाता हो। बता दीजिए मुझे कोई सा भी ऐसा देश, मैं सुनने के लिए तैयार हूं आपके सामने, और मैं आपको पूरा वक्त दूंगा दानिश कुरैशी जी। देखिए, ये धर्म के अपमान की राजनीति जो आई है, ये भारतीय जनता पार्टी का गोत्र है, और इस देश में अराजकता की राजनीति की जन्मदाता वही है। इस देश में एक मस्जिद को निशाना बनाकर आंदोलन चलाना और उसके बाद हजारों लोगों का दंगे में मारा जाना 1992 के अंदर में, ये इस देश की तारीख है। आप देखिए, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास ये सर्फ हासिल है नहीं है, तो आप उनसे नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि आप वो सत्ता में बैठे लोग हैं। अगर आप अभी पूछेंगे तो फिर फोन आ जाएगा आपके पास, जब आपके पास फोन आ जाएगा तो जवाब नहीं मिलेगा। तो विवेक जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा विवेक बरतिए, क्योंकि ज्यादा कुछ होगा तो फिर आपके ऊपर दबाव आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह की राजनीति मैंने आपको बताया, सूरत के लिए मैंने आपको बताया, तो आपने उसका जवाब नहीं पूछा। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वहां कौन से टेररिस्ट थे जहां पर आपको गेट तोड़ने के लिए कटर का मशीन बुलाना पड़ा? क्या टेररिस्ट थे वहां पर? उनके वहां का लाइट का कनेक्शन काटा? ऐसा कौन सी जगह होता है बताइए? तो सैयद जवाद ही तो कह रहे थे कि भाई एक्शन ले लो, एक्शन क्यों नहीं लेते हो आप? अपराधियों पर एक्शन ही तो लिया जाएगा, और क्या लिया जाएगा? आरोपियों पर जांच की जाएगी। आप कहते हैं भाई, अगर कोई स्टील का गेट अंदर से बंद कर ले और पुलिस के सामने पेश ना हो, तो फिर पुलिस क्या करे उसके साथ? मैं जवाब दे दूंगा, आपने जवाब के बाद उसके पहले रामपाल जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद आऊंगा आपके पास। जल्दी से कुरैशी जी। गांव में भी हमने तो मैं आ रहा हूं दुबे जी, मैं आ रहा हूं। 14 महीने की सजा करवाई है, और इसमें भी ठीक है रामपाल जी, इंतजार करिए। रामपाल जी, एक सीधा सा सवाल मैंने पूछा कि कोई विश्व में कोई सा भी एक ऐसा देश बता दीजिए जहां बहुसंख्यकों की आबादी को इस तरह से वो पसीना बेइज्जत किया जाता हो, मौलाना साहब, और पसीना आ रहा है भाई, वो टॉलरेट भी करते हो। देखिए, क्या राजनीति है, क्या है, नहीं है, वो सब तो है, और इस देश में राजनीति 1947 से इस लाइन पर होती रही। रामपाल जी, उसके बाद में सैयद जवाद आपके पास आ रहा हूं। जल्दी प्लीज रामपाल, कलेजा मुंह को आ रहा है, तुम्हें क्या जहर उगलेंगे तो पसीना ही आएगा, पूछ लीजिए। जिसमें ताकत होती है उसको पसीना आता है। कौन? अच्छा, ताकत किस चीज की ताकत? जहर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर भी पसीना आता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने पे भी बहुत तेज पसीना आता है रशीदी जी। रामपाल जी, आपका जवाब प्लीज। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा
कि जैसे महाराष्ट्र के विधायक एक एमएलए ने कहा कि उनकी जबान काट देंगे 11 लाख रुपए घोषणा, उसके भी हम विरोध करते हैं। वो ये अगर उनमें शक्ति है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट में न्याय की मांग करे। उसी तरह इन भाइयों से भी अपील करता हूं कि आप लोग भी अपने अंदर झांकिए, अपने पास जो संसाधन है उसका समाज के लिए उपयोग करिए। तो ये राजनीतिक लोग आपको यूज नहीं कर पाएंगे, आप इनके उठल्लू को चूल्हा नहीं बनोगे। ये आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा। ये भटकाने वाली, आज यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है और आप हमारा बात करिए 6-6, 7-7 जगह, 6 गांव में, बुल्ढाना में, भिवंडी में, ये क्यों, इसका आप क्यों नहीं विरोध करते? हम उस 11 लाख वाले का विरोध करते हैं जिससे जबान काटने की बात की। आप लोग क्यों ऐसी मिसाल नहीं छोड़ते हैं? क्या कारण है इसका? पूछता है देश आपसे। जी, सही जवाब, इसका जवाब समझ में उसके बाद आपके पास। और दूसरी बात, जो अपने संसाधन है उसका समाज के लिए उपयोग करो। मेरे भाइयों, ये देश सभी का है। मुसलमान नहीं करता, मुसलमान को बदनाम किया जाता है। एक्सेप्ट किया है। नहीं, मुसलमानों को मुसलमान नहीं करता। हम चाहते हैं सही जवाब जल्दी से, सही जवाब एक फ्रेम में जबरदस्ती पकड़ा जाता है, सही जवाब जेल में जल्दी से। मुझे 30 सेकंड ऑन इंटरप्ट दे दीजिए। अभी आपने कहा जहां बहुसंख्यकों का मजाक उड़ाया जाता है, आप भी इंटरप्ट मत करिएगा जवाब भाई, आप इंटरप्ट करते हैं दूसरों को, आप मत करिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात। जल्दी, समय लिमिटेड है, 30 सेकंड है मेरे पास, प्लीज। हाँ, देखिए क्या है, जहां पर बहुसंख्यकों के ऊपर टीका टिप्पणी की बात हुई, मणिपुर में कौन बहुसंख्यक है और मणिपुर क्यों जल रहा है, किसकी सरकार है, वहां पे कितने मुसलमान हैं, कौन जो है स्टेट जला रहे हैं? राहुल गांधी जी ने तो कहा था ना सदन में खड़े होकर के कि पूरे देश के अंदर पेट्रोल छिड़क रखा है आपने, केरोसिन डाल रखा है आपने, और तीली लगाने की जरूरत है। चौथी सबसे बड़ी बात, अभी हनुमान जी की जाति किसने बताई थी? और एक बड़े समाजवादी पार्टी के नेता, फिर बीच में नहीं, भाग रहे हो? आज घटना पे बोलिए ना, जो पत्थर फेंकने की घटनाएं होती है उस पर बोलिए ना, जो आप जो जुल्म आप लोग कर रहे हैं उस पर बोलिए, उस पर बोलिए तो सही। हाँ बोलो, जुल्म पे बोलना है, जुल्म पे ही बोलना है। दंगाई आकर के बताएंगे कि जुल्म के ऊपर बोलो। जो दंगा करते हैं, लिंचिंग करते हैं, उनकी मैं रिपोर्ट दे रहा था, सुना नहीं जा रहा 30 सेकंड। ये है दंगा। इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट आई है और उसमें साफ लिखा हुआ है 2014 के बाद से इंडिया के अंदर अकलियतों के ऊपर हमले बढ़ गए। जेनोसाइड.वेब की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर बताया गया है कि 2014 के बाद से, जब से शासन चल रहा है, तब से अकलियतों के ऊपर हमले बढ़ गए। और उसके बाद यूएस के अंदर एक रिपोर्ट आई है, जिस तरीके से देश के अंदर माहौल बना है 2014 के बाद से, और वहां की सेनेट के अंदर ये रिपोर्ट पेश करी गई थी कि जिस तरीके से 2014 के बाद से 165 देश के सर्वे के बाद 165 देश के सर्वे के बाद एक रिपोर्ट आई है। सही जवाब, वो रिपोर्ट मेरे पास भी तो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट सिर्फ आपके पास थोड़ी होगा, मेरे पास भी रिपोर्ट है। पूरी दुनिया में मुसलमान सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा सुखी भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा तेजी से, ये रिपोर्ट है। आप उठा, मैं आपको भेज दूंगा। इस देश में 1947 के बाद से 42% का इजाफा हुआ है मुसलमानों की आबादी में, और पाकिस्तान और बांग्लादेश को उठा के देख लीजिएगा, रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। सौरभ तुम्हें जल्दी से, बस इनका ठीक है, बोला नहीं, शांति से सुनिए, मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा, शांति से। अब सुन लीजिए धन्यवाद भाई, आपका हो गया, अब सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, अब सुन लीजिए। देखिए अगर आपको किसी चीज से आपत्ति है, अगर आपको जो है कोई रिपोर्ट दिखानी है, अगर आपको लगता है कि मुसलमान हिंदुस्तान में महफूज नहीं है, वहां चले जाइए जहां आपको महफूज लगते हो आप। अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं, बिल्कुल, अगर आप हिंदुस्तान को बदनाम करेंगे तो यही कहना पड़ेगा, इसमें इनको शर्म आनी चाहिए। अभी कह रहे थे कि दंगाई, हिंदुओं के दंगाई कह रहे हैं, जो बहुसंख्या जिस देश में है, अगर वो दंगाई होते तो क्या आप लोग इतनी खुली जुबान से बोल पाते? एक मौलाना, कट्टर मौलाना बैठ के जहर फैला रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है अपनी घटनाओं को कंडेम नहीं करते। एक बार भी कंडेम किया, एक बार भी बोला कि जो लोग पत्थर चलाते हैं, अगर अपीसमेंट की राजनीति होगी तो रिजल्ट यही होगा। इस देश में अगर अपीसमेंट की राजनीति होगी तो रिजल्ट यही होगा। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पैनल पर। इस देश में व्यूअर्स, अगर अपीसमेंट की राजनीति होगी, अगर तुष्टीकरण की राजनीति होगी, अगर जात पात की राजनीति होगी, तो फिर हमें इस तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। तो क्यों नहीं इस तरह की राजनीति को अलविदा कहा जाए, क्यों नहीं इस तरह की राजनीति को नकारा जाए, सोचिएगा जरूर।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहे इंडिया डेली।